पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भी क्रीम और सिरम्स लगा लो, बट जब तक आप अंदर से पानी नहीं पियोगे ना, वो हाइड्रेशन आपके फेस पे नहीं है। देखो, शुगर इज़ अ पॉइजन फॉर स्किन। मैं अगर बोलूँ तो जितना आप शुगर खाओगे ना, आपकी स्किन खराब होगी, एजिंग बढ़ती जाएगी। ऐसे फूड कॉम्बिनेशन हमारे इंडिया में बहुत हैं जो लोग लेते हैं, बट वो बहुत गलत है बॉडी के लिए। जिसमें सबसे पहला है सबका फेवरेट बनाना शेक, बिकॉज आप मिल्क और बनाना को साथ नहीं ले सकते। तो कार्डियो करने से आप ओवरऑल गिरोगे, जिसमें आपका मसल गिरता है, आपका फैट नहीं गिरता है। अगर आपको फैट गिराना है, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, ये सब करनी चाहिए। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही आपको मोटा और पतला करना है। अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, ज़्यादा है, तो आपको खाना नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। अगर आप हमेशा फिट और फाइन रहना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट के अंदर कुछ पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। इससे हमारा शरीर हमेशा फिट रहता है और हमारी बॉडी को किसी तरह की मेडिकल कंडीशन से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। इसी के चलते आज हमारे साथ इसी की स्पेशलिस्ट मौजूद है प्रियांशी भटनागर। प्रियांशी जी न्यूट्रिशन है, ऑथर है और बहुत कुछ है जो हमें बताएंगी इसी के बारे में कि आप फिट कैसे रह सकते हैं, कैसी डाइट ले सकते हैं, क्योंकि फिटनेस को लेकर और डाइट को लेकर बहुत सारे मिथ भी है। मैम से आज हम उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, अगर बात की जाए न्यूट्रिशन की, तो आपने इस प्रोफेशन को कैसे चुना और ये बेसिकली न्यूट्रिशन और ये सब होता क्या है ये सब? तो बचपन से ही मुझे अच्छा खाना और अच्छा दिखने का शौक था, तो मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई करी, जहाँ मैं खाना ऐसे खाऊं जो मेरी बॉडी को एज अ बेनिफिट दे। तो ताकि अक्सर हम खाना से डरते हैं, आजकल आप देखोगे लोगों को लगता है कि खाने से हम मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, बट अगर आपको सही नॉलेज है तो शायद वो खाना ही आपकी हेल्थ गोल को प्रमोट करता है। तो न्यूट्रिशनिस्ट की जर्नी मेरी 7 इयर्स हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने एक बुक लिखी है जो एक रिलेशनशिप ऑफ फूड पे लिखी गई है, और इसके अलावा मैं एक हेल्थ कोच हूँ, एक स्पीकर हूँ, और अभी वर्ल्ड वाइड सारी जगह मैं ट्रांसफॉर्मेशंस कर रही हूँ फूड से, विदाउट एनी सप्लीमेंट्स। अरे वाह! तो मैम बेसिकली ना कहा जाता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर 70% डाइट का काम होता है और 30% हमारा जैसे कि स्लीपिंग आवर्स और ये सब होता है। तो आप इसे कितना ठीक मानती है? मेरे हिसाब से इस 80% आपका डाइट होता है, क्योंकि डाइट नहीं होगा तो आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे। तो 80% मैं डाइट को दूंगी, हाँ 10% मैं लाइफस्टाइल को दूंगी और 10% मैं वर्कआउट को दूंगी। कि अगर हम आप पूरे दिन का 1 घंटा में निकाल लेते हैं अपने जिम में या फिर कहीं पे भी, तो वो हमारे हेल्थ को डिवोट जाता है। तो मेरा रेशियो हमेशा से 80-10-10 रहता है, जिसमें 10 में हाँ लाइफस्टाइल को देना चाहते हैं, जिसमें हमारा स्ट्रेस, हमारी स्लीपिंग पैटर्न, ये सब इंक्लूड होता है। मैम, आपके ख्याल से अगर हमें बॉडी मसल्स को बनाना है अगर उसमें न्यूट्रिशन की कितनी वैल्यू है? मसल मास के लिए हमारे लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जिम में जाके अगर एक्सरसाइज भी करते हैं उसके लिए उन्हें एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फूड से ही मिलेगी। तो अगर हमें न्यूट्रिशन का रोल अगर हमें देखें मसल मास या फैट लॉस के लिए, तो फूड का उतना ही रोल है जितना कि एक्सरसाइज का है। और हाई प्रोटीन फूड जिसके लिए सब लोग जाते हैं वो सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से सबसे पहले मसल ही गिरता है जब हम फैट लॉस करने की सोचते हैं, और मसल सबसे लास्ट में बढ़ता है। तो फूड और न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा बिग रोल आपका मसल मास में। मैम, अगर आप किसी की डाइट बनाते हैं या उसे गाइड करते हैं तो आप किन बातों को विशेष अपने माइंड में ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है? किसी की भी डाइट बनाने से पहले मुझे उसका लाइफस्टाइल जानना पड़ता है, उसकी मेडिकल कंडीशंस जाननी पड़ती है। और आजकल इतनी फूड एलर्जीज़ हो गई हैं लोगों की, तो फूड इंटॉलरेंसेस, फूड एलर्जी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी पड़ती है कि उसके हार्मोन्स ठीक है नहीं है, क्योंकि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस मेल फीमेल में बहुत कॉमन है। तो ये सारा पैटर्न चेक करके ही उसकी डाइट बनाई जाती है। और मैम, ये तो पूरी जैसे कि आपने बताया, मैम ब्लड का भी रोल होता है? ब्लड का इतना इम्पोर्टेंट रोल है नहीं, ब्लड, डीएनए, ये सारी चीज़ें बाद में आती है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपका लाइफस्टाइल फैक्टर्स आते हैं और आपकी मेडिकल कंडीशंस आती हैं। ओके। तो मैं आपसे मेडिकल कंडीशन से बात करूंगा, अभी बहुत सारे इसको लेकर मेरे सवाल है, लेकिन मैं इससे पहले ना वुमेन से रिलेटेड भी पूछना चाहूँगा कि आजकल आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के अंदर काफ़ी सारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी हो रही है। जैसे आपके पास बहुत सारे केसेस भी ऐसे आते होंगे, तो मैम उनकी जब जैसे
महिलाओं की डाइट चार्ट बनाते वक्त आप किन बातों का और ध्यान रखते हैं? नॉर्मल जैसे कि उनकी बॉडी को सी रखा जाए महिलाओं steady। का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है पीसीओएस, जो बहुत बड़ा केस हो चुका है, और आई थिंक इंडिया में हर 5 में से एक वुमेन को पीसीओएस है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसका लाइफस्टाइल फैक्टर एक सबसे बड़ा कॉमन कॉज है। स्लीपिंग इश्यूज एक कॉमन कॉज है, फिर आपकी फूड हैबिट्स। अब लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आपका स्ट्रेस और आपकी और हैबिट्स वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, कोई पैटर्न नहीं है, फिर स्लीपिंग साइकिल, लोग लेट सोते हैं, लेट उठ रहे हैं, तो उसका हार्मोन बॉडी का सिस्टम ही चेंज हो जा रहा है। एंड देन फूड, जितना प्रोसेस्ड, जितना आप बाहर का फ्राइड खाओगे तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट तो करेगा आपके हार्मोन्स पे। तो ये सारी चीज़ें मेन, आई थिंक मेन इशू ही यही है कि जब यही 3 चीज़ें खराब हैं तो आपके हार्मोन्स ठीक नहीं रहेंगे। मैम, ये बहुत सारे दर्शक आपको देख भी रहे हैं, तो एक सवाल तो आ रहा होगा कि हम क्या खाएं, क्या खाएं, हाँ। क्या खाएं। तो आपके हिसाब से ऐसी मतलब एक सिंपल सा बताइए कि क्या डाइट एक ठीक रहती है? मैं कभी भी किसी फैंसी फूड को प्रमोट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है जो चीज़ आपके आसपास सीजनल अवेलेबल है और फ्रेश है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा नेचर से क्लोज अप खाओगे उतना ही हेल्दी रहता है। अगर मैं खाने की बात करूँ तो आई थिंक हेल्दी फूड सबसे सस्ता होता है और जंक फूड सबसे महंगा होता है, बट हमारी मार्केट उसे इतना गलत शो करती है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है डाइटिंग। बट नहीं, जितना सीजनल फूड आप खाओगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपकी दाल, इंडिया तो भरा हुआ है दाल, सब्जी और आपका आटा, चावल, ये जितना भी आप बेसिक खाना खाओगे हम ना, तो खुद बिना, उगाते हैं। हाँ, बिना प्रोसेस्ड, वो ही हेल्दी है। अब जहाँ आपने फैंसी फूड खाना शुरू कर दिया ना, चिप्स, बर्गर्स, सैंडविचेस, तभी वहाँ की आपकी डाइट खराब हो जाती है। तो बेसिकली अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो जितना कम कुक्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड खाना खाओगे उतना ही अच्छा है आपका। मैम, हमें ना कोई 3 मिथ बताइए हम्म जो आपने अपनी बुक लिखते वक्त, हम्म अपनी रिसर्च के वक्त आपने अच्छा। नोटिस किए। ऐसे कौन से 3 मिथ है जो ऐसे- आपको सबसे ज्यादा, नॉर्मल भी आपके पास जो भी डाइट चार्ट बनवाने या अपनी हेल्थ को लेकर आता होगा, तो आपके सामने सबसे ज्यादा आपको जो देखा कि ये सबसे बड़ा मिथ है, भाई ये दूर होना चाहिए? सबसे बड़ा मिथ जो मुझे लगता है, लोग कार्ब्स से भागते हैं, लोग कार्ब्स छोड़ देते हैं जैसे ही वेट लॉस की बारी आती है, खाना छोड़ देते हैं और सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रहते हैं। आधे लोग तो सिर्फ फ्रूट्स डाइट पे, जूस डाइट पे रहते हैं। तो आप अगर कार्ब्स हमारा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम वो 1 दिन 2 दिन बॉडी को चल सकते हैं, फिर हम ब्लैक आउट हो जाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे, या ये सब होगा। वेट तो लॉस होगा नहीं, बट हाँ, बची कुची जो आपका मसल है वो भी चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि जैसे ही सबको वेट लॉस करना होता है तो वो खाना ना छोड़ें, इनफैक्ट पोर्शन कंट्रोल करें और एक्सरसाइज ऐड कर लें और न्यूट्रिशन का बैलेंसिंग रखें। ओके। सो पहला मिथ तो ये लगता है। सेकंड मिथ जो सबसे बड़ा होता है कि फास्टिंग करते हैं लोग, 2 दिन की फास्टिंग करते हैं, फिर थर्ड डे वो सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा कॉमन चीज़ है, मैंने देखी है। लोग बिल्कुल सॉल्ट छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, 2 दिन कुछ नहीं, और थर्ड डे वो वापस से थाली पे उतर आते हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि फास्टिंग से वेट लॉस नहीं होता। और जो लास्ट चीज़ ये है कि इंटेंस वर्कआउट करने लगते हैं लोग, कि बॉडी को रेस्ट का टाइम ही नहीं देते, वो कार्डियो पे कार्डियो, कार्डियो पे कार्डियो करते हैं और फूड इतना खाते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, बॉडी फिर डेफिशिएंसी का शिकार हो जाती है। सो ये 3 मैंने मिथ्स देखे हैं जो लोग के लगता है कि ऐसे करने से, एक्सट्रीम कंडीशन में जाने से वो वेट लॉस कर लेंगे, बट वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। ओके। और मैम, एक डेली में हेल्दी लाइफ के लिए आप कैसे देखते हैं कि कौन से फूड ग्रुप्स ऐड करते हैं आप उसमें, ऐड करने चाहिए? फाइबर सबसे बड़ी चीज़ है जो आजकल लोग अब सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ले रहे हैं, जो गट हेल्थ के लिए लेते हो आप, प्रोबायोटिक्स वगैरह। तो फाइबर हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो किस लिए नहीं खा पाते, क्योंकि हम लोग आज के डेली लाइफ में ना फ्रूट्स खाते हैं ना वेजिटेबल्स खाते हैं, और अगर आप जूस ले रहे हो तो उसमें फाइबर वैसे ही चला जाता है। सो फाइबर एक सबसे बड़ा फूड ग्रुप है जो लोगों को लेना चाहिए। और जो हमारी गट हेल्थ के लिए होता है, हम प्रोबायोटिक्स भी ले सकते हैं, जो हमारे इंडियन फूड में होता है, बटर मिल्क, छाछ, कर्ड, कांजी, इन सब की फॉर्म में। और इसके अलावा हमें प्रोटीन लेना चाहिए, और प्रोटीन का सबसे कॉमन सोर्स है आपकी दाल, आपकी पल्सेस हो गए, छोले, राजमा, जो भी है, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे सोर्सेज आप प्रोटीन लेना चाहिए, और कार्ब्स ऑफ कोर्स। बट हाँ, कार्ब्स में मैं लोगों से बोलती हूँ कि वो मैदा ना ले, बट हाँ, होल व्हीट ग्रेन सारे ले सकते हैं जितने भी उनके आसपास अवेलेबल हैं। तो ये 3 फैक्टर्स तो पक्का होना चाहिए खाने में। मैम, कुछ वेजिटेबल्स, सब्जियां और फ्रूट्स ऐसे होते हैं
और कुछ डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ऐसे जिनको कंबाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, तो उसको कैसे तालमेल बिठा सकते हैं हमारे दर्शकों को, ये बताइए। ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हमारे इंडिया में बहुत हैं जो लोग लेते हैं, बट वो बहुत गलत है बॉडी के लिए। जिसमें सबसे पहला है सबका फेवरेट बनाना शेक, बिकॉज आप मिल्क और बनाना को साथ नहीं ले सकते हो। वो दोनों अलग अलग प्रोटीन आपकी डेफिशिएंसीज को प्रिवेंट करता है, और दूसरा प्लांट प्रोटीन और आपका जो मिल्क प्रोटीन है उसे कंबाइन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने उसे कंबाइन किया तो वो आपके स्टमक को खराब कर देगा, डाइजेशन इश्यूज क्रिएट करता वैसे है। तो मैम मैंगो शेक भी नहीं है। मैंगो शेक ले सकते हो, बट मैंगो शेक भी एक तरीके से नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कभी भी मिल्क के साथ ना हम उन फ्रूट्स को नहीं मिला सकते। पहली बात तो जिनमें विटामिन सी होता है, और दूसरा जिनके अंदर अलग प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए लोग स्मूदीज पे आए हैं, बिकॉज स्मूदीज का बेस होता है योगर्ट या कर्ड, और वो दोनों ही एक प्रोबायोटिक और फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, तो उसको आप किसी भी फ्रूट्स के साथ मिक्स कर सकते हो। तो बनाना शेक की जगह आप बनाना स्मूदी ले सकते हो। और अगर आप आयुर्वेदा देखो तो जब भी हमारा स्टमक खराब होता है तो हम बनाना और कर्ड को ही देते हैं पेशेंट्स को। तो एक ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है जो लोग गलत लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने अक्सर देखा है, लोग दो अलग अलग प्लांट्स प्रोटीन्स को एक साथ मिला लेते हैं, जो अगेन डाइजेशन क्रिएट करता है। तो जैसे आपने अक्सर क्या किया, एग के साथ आप लेंटल्स खा रहे हो, जो अक्सर आप ब्रेकफास्ट देखो बेक्ड बीन्स के साथ एग्स खाते हैं, तो वो भी अगेन डाइजेशन इशू क्रिएट करता है। सेकंड चीज़ जो लोग गलत खाते हैं, कॉमन है, वो इंडिया में चाय के साथ पकौड़े। तो चाय के अंदर ऑलरेडी निकोटीन होता है, सबको पता है। और बेसन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट तो है, बट बेसन इतना हैवी होता है कि तब जब आप उसे चाय के साथ लेते हो तो वो बॉडी में ऑलरेडी डाइजेशन इश्यूज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि वो एसिड बढ़ा देता है। चाय ऑलरेडी एसिड बढ़ाती है, बेसन भी एसिड बढ़ाता है। अब जब दो हैवी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, तो एक ये सबसे गलत फूड कॉम्बिनेशन है। मैम आपने देखा होगा कि एक जगह आजकल ज्यादा चल रहा है मोहब्बती शरबत। मुझे लगता है वो उसका कॉम्बिनेशन तरबूज का और दूध। हाँ, प्यार मोहब्बत शरबत दिल्ली का फेमस है, वो मैं जानती हूँ। उसका कॉम्बिनेशन पूरा ही गलत है, क्योंकि उसमें मैंने कभी पिया नहीं है, बट जहाँ तक मैंने देखा है उसकी रेसिपी, उसमें वो वाटरमेलन और शुगर, मिल्क, पानी और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा ही देगा आपकी बॉडी को, बिकॉज वाटरमेलन एक बहुत ही वाटर रिच कंटेंट है, उसके अंदर पोटेशियम, उसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स है। उसे आप मिल्क के साथ कंबाइन करोगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैम ये बताइए कि जैसे कि आप न्यूट्रिशन नहीं थी, जब आपने कोर्स नहीं किया था, तो आप ये सब करते थे या आप स्टार्टिंग से ही ध्यान दे रहे हैं अपने फिटनेस पे? मैं न्यूट्रिशनिस्ट से पहले एक मॉडलिंग करियर कर चुकी हूँ। मैं 2014 में मिस उत्तराखंड बन चुकी हूँ। उसके बाद मैं 2016 में फेमिना गॉर्जियस का अवार्ड ले चुकी हूँ। तो उस वहाँ पे भी मेरा जो अवार्ड था वो स्किन के लिए था, हेल्थ के लिए ही था। तो ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद है, और मेरी फैमिली में भी सबको बहुत फिटनेस का शौक है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की जर्नी एक अपब्रिंगिंग की तरह है मेरे लिए। हम जैसे आपने बुक लिख दी तो उसके अलावा और काफ़ी चीज आए होगा, माइंड साइकोलॉजिकली होता है ना, थोड़ा वाइड एंगल से दिमाग खुल जाता है। हाँ, बुक लिखने से मुझे इतना समझ में आया कि लोगों के अंदर जो एक फूड फेयर है वो कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, जिसके लिए अब इतनी अवेयरनेस हो रही है। क्योंकि जब मैं बुक लिख रही थी तो मेरे दिमाग में इतने थॉट्स ये थे कि लोगों को हर चीज़ का डर है, तो वो सारे डर उस बुक के थ्रू मैंने कम करने की कोशिश करी है। बट हाँ, अभी भी मैं अपनी वीडियोस, अपने ब्लॉग्स के थ्रू यही लोग को बताती हूँ कि फूड को अगर आप ढंग से यूज़ करो तो मेडिसिन की लाइफ में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकते हो, जो आज भी कितनी कंट्रीज जी रही हैं, जस्ट फूड को बेसिक रूल बना। ओके। और मैम जैसे कि अगर एक वेट गेन करना, भारत का मोटापा, और एक वजन ना बढ़ना कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ, अच्छा, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, ये दो चीज बड़ी गंभीर समस्या है। तो ये भारत में या तो यार किसी को बहुत ज्यादा मोटा है कोई, या कोई पतला फिट हो रहा है जिम जाके, ये तो पतला है, हाँ, कि मेरा तो कुछ भी नहीं लगता, अच्छा, और किसी को हवा पानी भी लग जाता है। तो आप इनके लिए क्या, एक मोटे की जो है हेल्दी है उसको फिट रहने के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, और दूसरा जो पतला है उसको और ज्यादा थोड़ा गेन करना है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, थोड़ा बेसिक ये बता दीजिए। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही आपको मोटा और पतला करना है। अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, ज़्यादा है, तो आपको खाना नहीं लगता है। और अगर क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म, अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो जो आप खाना खा रहे हो वो एनर्जी में यूज़ कर रहे हो।
तो जिन लोगों का आपने देखा होगा जो बहुत पतले होते हैं बट बहुत एक्टिव होते हैं, उनको खाना खा के भी वो एनर्जेटिक हैं, क्योंकि वो खाना उनका डाइजेस्ट होकर एनर्जी की फॉर्म में जा रहा है। और कुछ लोग कुछ नहीं खा रहे हैं लेकिन, और कम भी खा रहे हैं, बट वो एनर्जी की जगह ना उनका फैट में स्टोर हो रहा है, तो उनका मेटाबॉलिज्म पुअर है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। कम खाने से पतले नहीं होते हैं, ज़्यादा खाने से मोटे नहीं होते हैं, मेटाबॉलिज्म बैलेंस होना चाहिए। तो जैसे किसी को अगर पतला होना है तो सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस मील करना है, लाइक 4 से 5 मील कर रहे हैं, छोटे छोटे मील्स खाएं। सारा खाना एकदम से छोड़ना या फिर एक टाइम का मील ही हटा देना या किसी फूड ग्रुप को ही हटा देना, ये ना करें। बैलेंस खाएं, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, पानी पिएं, सोएं प्रॉपर, क्योंकि कई बार आपका सब कुछ अच्छा है बट अगर आप सो नहीं रहे हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, और जब आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है तो आप चाह कर भी वेट लॉस नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, तो ये सब चीज़ों से दूर रहे तभी आपका वेट लॉस होगा। और वेट गेन के लिए सब कुछ खाना गलत है। अगर आप चीज़ खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, तो आपको लगता है वेट गेन हो जाएगा, नहीं। वेट गेन करने के लिए कॉम्बिनेशंस होते हैं कि कार्ब्स के साथ प्रोटीन, फैट, एक प्रॉपर मील लो। सो ज़्यादा, बिकॉज सोते नहीं हैं लोग, इस वजह से भी उनका काफ़ी टाइम, हमारी हैबिट्स भी कुछ ऐसा फैक्टर क्रिएट करती हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हो, अगर आप ड्रिंक करते हो या आप स्मोक करते हो तो भी आपका वेट गेन नहीं होगा। तो पूरा लाइफस्टाइल पैटर्न मैटर करता है। ओके। ऐसा नहीं है कि आपका ये सिलेक्टेड चीजें कर खा लोगे तो आप गेन नहीं, या कर लोगे। आपका पूरा, क्योंकि अगेन अगर आप इनमें से कोई सी भी चीज़ कर रहे हो तो आपके हार्मोन्स ही आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आपका वेट स्टेबल हो। मैम इंटरमिटेंट वो होता है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, फास्टिंग, तो ये कितनी कारगर है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। बेसिकली ये एक फास्टिंग ही है जिसमें आपका टाइम सेट हो जाता है। तो कई लोग को लगता है डाइट है, ये डाइट नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कुछ भी खा सकते हो, कोई रूल नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते आप वो नहीं खा सकते हो। बट हाँ, अगर यूजुअली लोग उसकी साइकिल सुबह लाइक अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके अर्ली इवनिंग ख़त्म कर देते हैं, या फिर दिन से शुरू करके रात में। तो उससे क्या होता है, या तो मॉर्निंग का खाना खा के शाम तक खत्म कर देते हो, या फिर दिन से शुरू करके लेट नाइट तक। वो आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, आपका क्या वर्क लाइफ है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोग को बार बार मंचिंग की आदत होती है। कई बार क्या होता है ना, लोग रात रात को नींद नहीं आती है तो क्रेविंग में रात को ही सबके हंगर पैंग्स जागते हैं, राइट, मिडनाइट आप फ्रिज हाँ, खोल के मैगी मैगी बनाते खाना। हो, चिप्स खाते हो। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो आप एक पैटर्न के थ्रू हो तो आपको पता है इस टाइम के बाद मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ, सिर्फ पानी पी सकता हूँ या लिक्विड्स ले सकता हूँ। तो ये एक लाइफस्टाइल पैटर्न है, ये एक डाइट नहीं है। तो मैम जैसे रूटीन में जैसे पूरा जिनका स्ट्रेस लेवल होता है, डायबिटीज होती है और काफी सारी जिनको प्रॉब्लम होती है जैसे बीपी की, तो इनके लिए कितना वो ठीक रह सकती है? इंटरमिटेंट डायबिटीज़ वालों को मैं नहीं बोल सकती हूँ ज़्यादा, बीपी वाले ठीक है, बिकॉज अगर आप डायबिटिक हो तो आपका इंसुलिन ऑलवेज फ्लक्चुएट करेगा, और इंटरमिटेंट में अगर आप लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका इंसुलिन अप डाउन होगा, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डायबिटीज़ वालों के लिए बेस्ट ये कि वो थोड़ी थोड़ी देर में खाएं, बट हाई फाइबर फूड खाएं और थोड़ा सा बैलेंस्ड फूड खाएं, क्योंकि जितना आप फास्टिंग में रहोगे ना आपका इंसुलिन ऊपर नीचे होगा। तो डायबिटीज़ वालों के लिए इंटरमिटेंट इज़ नॉट सेफ। बाकी मेडिकल कंडीशंस लोग ले सकते हैं, बट कि नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए इट्स गुड। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो इट्स बेस्ट कि आप किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके ही उसको फॉलो करें, खुद से मत करें। मैम आपकी नज़र में हेल्थ और फिटनेस के क्या फ़र्क लगता है आपको? क्या है हेल्थ और फिटनेस? सब कुछ एक ही है। अगर मैं एक बात करूँ, न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेल्थ, वेलनेस, सब एक ही चीज़ है जिसमें आपका मेन गोल ये है आपकी बॉडी डिजीज़ फ्री हो, आप फिट रहो, आपकी लाइफ लॉन्ग रहे। तो ये 3 ही पैरामीटर्स हर इंडस्ट्री के हैं। बट हाँ, जब तक चीज़ें नेचुरल रहती हैं वो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ चीज़ें आप मेडिकेशन, सप्लीमेंटेशन, इन सब चीज़ों पे आप जाओगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है। तो जितना नेचुरली आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो वो उतना ही अच्छा है। मैम मैं ना आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे दर्शक हैं जो बेसिक चीज़ें समझ चुके होंगे अभी तक की, उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए न्यूट्रिशन को लेके, और पूरा जो व्यवस्था है, पूरा तरीका है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं आपसे ना एक सिंपल सी चीज़ समझना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सपोज कीजिए उनका एक डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग से, तो डे से लेकर सोने तक, बेड तक उनको क्या क्या एक फॉलो करनी चाहिए, वेज वालों को खासकर, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं यूज़ कर पाते हैं वो। अच्छा, ओके। सी, मॉर्निंग अगर किसी को भी स्टार्ट करनी हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है
गिलास पानी या 2, जितना पानी आप पी सकते हो उतना अच्छा है। अगर आप ज़्यादा एफोर्ड कर सकते हो तो पानी के साथ लेमन ले सकते हो, उससे बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है। शहद डाल सकते हो, उससे भी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है। उसके बाद यूजुअली लोगों का टाइम मॉर्निंग फ्री होता है तो उनको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। आप जिम की जगह आप वॉक भी कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, नहीं तो आप घर में कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट को सोने से उठने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरी होती है। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि जो पूरी रात का फास्टिंग होती है ना, तो मॉर्निंग में हमें हेल्दी खाना है। तो हेल्दी के लिए उसमें प्रॉपर खाना ही खाना चाहिए। आप शुगर कोटेड कुछ मत लो, फैंसी पैक्ड फूड कुछ मत लो। तो जितना भी आप घर का खाना बना हुआ खाओगे उतना अच्छा है। पराठा खा ले। पराठा नहीं खाना चाहिए लेकिन हाँ, आप रोटी के साथ सब्जी खा सकते हो, आप सैंडविच खा सकते हो। लेकिन मुझे लगता है सैंडविचेस हो या ब्रेड हो, कहीं ना कहीं इनमें भी मैदा होता है। तो आप घर का बना हुआ पोहा, चिला, उपमा, जितना भी हमारा इंडियन नाश्ता है वो खा सकते हो। और एग्स खा सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो। फिर उसके बाद ही आप चाय कॉफ़ी लो, क्योंकि आप लोग खाली पेट चाय कॉफ़ी जो लोग लेते हो ना, वो सबसे ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करता है। और चाय में जो एक एड ऑन होता है ना, शुगर, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारी हेल्थ के लिए। मैम पूरा भारत सुबह उठते ही चाय पीता है। चाय पीता है, मुझे पता है। आधे लोग यही सोच रहे होंगे ये सबसे बड़ी चीज़ है, हम नहीं कर सकते। बट कोशिश ये करना चाहिए कि चाय को हमेशा खाने के बाद में, खाली पेट लोगे तो वो सीधा एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा। तो पहले आप कुछ खा लो, हल्का खा लो, उसके बाद आप अपना चाय कॉफ़ी जो भी आप लेते हो वो लो। फिर आप लंच में प्रॉपर खाना खाओ। जब मैं प्रॉपर बोलती हूँ तो उसमें सब कुछ होना चाहिए। आपकी दाल, राइस, सब्जी, दाल, रोटी, कर्ड, सैलड, प्रॉपर इंडियन खाना जो बेसिक होता है। एंड इवनिंग में अक्सर सबको भूख लगती है तो उसमें लोग अक्सर नमकीन, बिस्किट्स खाते हैं। मुझे लगता है उस टाइम पे आप फ्रूट्स खा सकते हो, उस टाइम पे आप कोई भी हेल्दी स्नैक खा सकते हो, या फिर आप जूस पी सकते हो। लेकिन उस टाइम, इवनिंग का टाइम पे, जब मोस्टली सबके घर में समोसे, पकौड़े बनते हैं, उस टाइम पे उन्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए। एंड डिनर को जितना लाइट रखना चाहिए उतना अच्छा है। आप डिनर में अगर 2 रोटी खाते हो तो आप 1 करके अपना वेट को बैलेंस कर सकते हो। हाँ, फिर वही लोग सवाल पूछेंगे कि रात को भूख लग जाएगी तो क्या रात करें। को भूख लग जाएगी तो टाइम पे सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम पे सोगे तभी आप सुबह टाइम पे उठोगे। तो यही एक मतलब एक बेस्ट तरीका हो सकता है। हम्म। तो मैम वही अगर बात की जाए बीएमआई, हाँ उसका क्या रोल है जैसे हमारी लाइफ में अगर आप देखा जाए तो पूरा। हाँ, तो बीएमआई बेसिकली निकाला जाता है जब हम अपने हाइट और वेट को यूज करके, हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट करके निकालते हैं, जिसकी हेल्दी रेंज होती है 18.5 से 24.5। तो जो लोग इस रेंज में आते हैं वो हेल्दी कैटेगराइज करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना, हम सबका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग है। आप सपोज करो 2 लोग सेम हाइट के हैं, बट एक का वेट 50 है, एक का 60 है, और दिखने में सेम है, बट उनकी बोन्स क्या मास ज़्यादा है, इसलिए उनका वेट ज़्यादा आ रहा है। तो हेल्थ का पैरामीटर तब देखा जाता है कि जब आपको लगता है आपकी बॉडी शेप में, आपका स्टमक शेप में है, आपके अंदर एनर्जी है। कई बार लोग हमें लगता है कि बहुत पतले, बट उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी है किसी हेल्दी इंसान से। तो बीएमआई को एक रखते हैं साइंटिफिक पैरामीटर्स में, बट वो आप वेट के लिए रख सकते हो, आपके फैट मास के लिए रख सकते हो, वो मैटर करता है। बट एक और चीज़ मैटर करती है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि कई लोगों की शेप बहुत अलग अलग होती है। इंडिया में एप्पल शेप, पियर शेप, बहुत अलग अलग तरीके की शेप्स हैं। तो उन शेप के हिसाब से उनकी बॉडी पे क्या हाइट जाएगी, और उनका लाइफस्टाइल फैक्टर कैसा है, किसी का बहुत ज़्यादा एक्टिव है, किसी का बहुत सेडेंटरी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है किसी का भी वेट डिज़ाइन करने के लिए। ओके। और मैम जैसे कि पूरा का जैसे हर कोई अपने हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकता, तो इसको मतलब क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी की हाइट 6 फीट है और उसके हिसाब से उसका वेट 90 होना चाहिए, 85 होना चाहिए, तो मैम हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता, तो उसको जनरल गाइडलाइन क्या फॉलो करनी चाहिए। सी आप इसके थ्रू ना जाओ, आपको मेन मैटर करना चाहिए कि आप हेल्दी हो इनसाइड आउट। स्केल पे, मेरे हिसाब से वेइंग स्केल पे आप कभी अपने आप को फिट नहीं देखना चाहिए। आप लोग को, आपको फिटनेस तब पता चलती है जब आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आपका स्टेमिना अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, और जब आपको पता है कि आप जब क्लोथ्स पहनते हो तो आपको फील गुड फैक्टर आ रहा है। क्योंकि अगर आप अपने आपको मिरर में देखो तो अगर आपको खुद की टमी दिखती है तो आप कैसा लगेगा आपको, राइट। तो आप भले ही कई बार लोग वेट लॉस के लिए पतले तो हो जाते हैं, बट आप देखो ऊपर से नीचे तो वो पतले हैं, बट उनका स्टमक ही है बाहर, जस्ट बिकॉज उन्होंने स्टार्व करा, अब उनमें ना स्ट्रेंथ है ना इम्यूनिटी है। तो जब तक आपको इंटरनली अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं लगता आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तब तक आपको सेटिस्फैक्शन
लेवल नहीं मिलता, तो वो चीज़ रीच करें, ना कि BMI को ही लेके आप अपने आप को देखें। ओके मैम, मैंने काफ़ी सारे लोगों से फिटनेस को लेके बात की है, तो मेरे को ना 2 पॉइंट हमेशा निकल के अलग-अलग आए जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक ने कहा कि कार्डियो करने से फैट लूज़ नहीं होता है, और एक ने कहा कि बॉडी बड़ी, वो माइंड जो होता है बड़ा शातिर होता है, वो पकड़ लेता है कि आप इतने बजे खाना खाएँगे हाँ। और इतने बजे वो करेंगे। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? सी फैट लॉस एक होता है, फैट लॉस एक होता है हमारा एक पर्टिकुलरली स्पॉट रिडक्शन, जिसको हम अक्सर सोचते हैं कार्डियो से हमारा, सबकी आधे से ज़्यादा लोग की कोशिश होती है कि बेली फैट निकल जाए, तो लोग को लगता है हम कार्डियो करते रहेंगे, लेग रेस। कुछ भी एब्स करेंगे, ये करेंगे, कार्डियो करेंगे, बट उससे क्या होगा ना, पूरा आपका ओवरऑल फैट कम हो जाएगा या फिर मसल गिरेगा, बट एसिकली फैट लॉस नहीं होगा। फैट लॉस तब होता है जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी की मसल ग्रो हो रही है और जो आपका फैट है वो बर्न हो रहा है। तो कार्डियो करने से आप ओवरऑल गिरोगे, जिसमें आपका मसल गिरता है, आपका फैट नहीं गिरता है। अगर आपको फैट गिराना है उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग ये सब करनी चाहिए, जो कि सही है। सेकेंड क्वेश्चन था आपका कि सेकेंड क्वेश्चन ब्रेन का था। सी हमारा लाइफस्टाइल, जब मैंने आपको बोला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारी बॉडी को 21 डेज लगते हैं एक रूटीन में आने के लिए और हमारे ब्रेन को समझने के लिए, राइट। तो अगर आपका एक पैटर्न बना हुआ है, तो और उस पैटर्न से आप जैसे ही अलग हो जाओगे तो देखो आपकी बॉडी में ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को सेंस हो जाता है कि आप अलग कर रहे हो जो आपके रूटीन का पार्ट नहीं है। तो जनरली लोग ट्रैवल करते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी, क्योंकि उनको पता है कि वो ना तो टाइम से सो रहे हैं, ना उनके उसी रूटीन का खाना खा रहे हैं। तो तब हमारे ब्रेन को सिग्नल हो जाता है कि आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो, तो हमारी बॉडी को सिग्नल आ जाता है हमारी गट हेल्थ से कि अब प्रॉब्लम होगी आपको। तो हाँ, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के लाइफस्टाइल को फॉलो करता है और वो एक ऑटो प्रोसेस मोड पे चलता रहता है। मैम, जैसे कि एक चीज़ भी है, न्यूट्रिशन के हिसाब से बताना कि एक बॉडी के इसमें क्या से चीज़ कारगर है, कि कोई बंदा अपना फैट लूज करता है, उसका वो 40 दिन में हो जाता है नॉर्मल वर्कआउट करने से, अगले बारी वो फैट बर्नर का इस्तेमाल करता है, नॉर्मल इस्तेमाल करता है और डाइट कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ें कितनी सच्चाई है इसमें कि अगली बार वो जितनी बार वेट लूज करेगा तो उतना ही टाइम लगेगा, और वही डाइट वो फॉलो करेगा या अलग चीज़ें, और एक डाइट लेने के बाद एक लिमिट के बाद उसका वेट लूज होना बंद हो जाता है। फैट बर्नर मेरी नज़र में लेना नहीं चाहिए किसी को भी। ये स्टेरॉइड्स, फैट बर्नर्स कहीं ना कहीं आप के हार्मोन्स के साथ खेलते हैं। तो अगर आपने यूजुअली लोग किसी भी गोल के लिए फैट बर्नर्स यूज़ तो कर लेते हैं, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। अगर आप देखो तो उनकी स्किन सैग होने लगती है, लटकने लगती है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर आप नेचुरली एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो अपनी, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। अगर आप नेचुरल वे में जा रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म तक उसे मेंटेन रखोगे। लेकिन अगर आपने फैट बर्नर ले लिया, आपने कोई भी स्टेरॉइड या सप्लीमेंट की हेल्प से ले लिया, तो जब तक आप उस सप्लीमेंट पे हो तब तक आपको उसके हेल्प से एनर्जी मिल रही है। वही बात है ना कि वो चीजें हो तो जाती है, लेकिन एक चीज वो और ऐड प्रॉब्लम है, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हो जाती है लेकिन अपना इंसान अपने गोल तक रह नहीं पाता है। हाँ, एक लिमिट तक पहुंचा, एग्जैक्टली। उसके बाद वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता हाँ, है। तो जो मैं वही समझा रही हूँ आपको कि जब आप नेचुरली करते हो ना, तो आप उसकी हैबिट में आ जाते हो, तो आपके लिए वो मेंटेन करना इजी है। आप देखो ना, आप 3 मंथ्स लगा रहे हो अपने गोल पे पहुंचने के लिए, 3 मंथ्स में आपकी हैबिट हो गई है, तो आपको पता है उसके बाद आप अगर 4th मंथ उस हैबिट को कोशिश भी करोगे ना, तो आप सडनली चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आप किसी सप्लीमेंट साइकिल के थ्रू चल रहे हो, तो आप उसे भले आपने वो 3 मंथ्स 2 मंथ्स में कर लिए, बट जैसे आप उस सप्लीमेंट को छोड़ोगे, आपकी एनर्जी गई। आपको जब एनर्जी गई तो आप वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे, और जब आप वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे तो आप फिर हेल्दी खाने का भी मन क्या करेगा, आपको एक हाँ, रूटीन। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उसी टाइम पर इंसान दूसरा जंक फूड खाना स्टार्ट कर देता है कि जिम तो जा नहीं रहा हूँ, वर्कआउट तो कर नहीं रहा हूँ, तो ये खा लेता हूँ। बट अगर आप हेल्दी रूटीन में हो ना, तो आपकी एनर्जी तो मेंटेन है, क्योंकि आप अच्छा खा रहे हो तो आपकी एनर्जी भी अच्छी है, आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स तो आपको पुश नहीं कर रहा है, तो आप एक माइंडसेट रूटीन में हो। तो आप चीट भी करोगे ना, तो आप कितना करोगे, 1 मील कर लोगे, 2 मील कर लोगे, हफ्ते में 2 बार कर लोगे, बट आपको भी पता है कि मैंने इतना अर्न करा है, खराब नहीं करना। तो एक चीट डे ठीक रहता है, चीट डे होना चाहिए, आपको रिवॉर्ड देना चाहिए खुद को, वरना नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक के लिए आप कैसे तैयार होगे। एक वो मोटिवेशन मिलती है ना कि अब ये बर्न करना है हमें।
अगले महीने हफ्ते फिर जब भी पिज्जा खा पाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो एक वो होना चाहिए चीट डे सबके लाइफ में। मैम मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था, जैसे कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के उस पर लेके। मैम जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी बॉडी के अंदर B2 और विटामिन मतलब D वो चीजें कम होती है। मेरे ख्याल से आयरन की भी कमी होती है। तो मैम ये उनको कैसे, वो कौन सी डाइट लेके वो ठीक रह सकती है या उसको पूरा कर सकते हैं? वेजिटेरियंस के हाँ काफ़ी क्लाइंट्स हैं, मतलब मोस्टली इंडिया में वेजिटेरियंस के अंदर विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आपका आयरन की कमी होती है, विटामिन D की भी कमी होती है। उसको पूरा करने के लिए आप जितने भी आप नट्स, आप अपने सीड्स जैसे पम्पकिन सीड्स हो गया और आपके सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सब के अंदर आपको विटामिन B मिलेगा। और विटामिन D के लिए बेस्ट होता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स लो, और आप सेसमी सीड्स ले सकते हो, वो बहुत अच्छा तिल जिसे बोलते हैं हम हिंदी में। और फोर्टिफाइड फूड आजकल बहुत आ गया है, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस आ रहा है, फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो जितने भी आप फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स लोगे ना, आपको विटामिन D भी मिलेगा। रही बात आयरन की, तो आयरन का बेस्ट सोर्स सबको पता है, वो बीटरूट होता है, स्पिनच होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप एक जूस की फॉर्म में, वेजिटेबल की फॉर्म में लोगे, और तो कहीं ना कहीं आपका आयरन लेवल बूस्ट होगा। और आयरन के लिए तो बहुत ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे डेट्स होता है हमारे पास। फीमेल्स में स्पेसिफिकली एक डेट की इनटेक एवरीडे होनी चाहिए, बिकॉज फीमेल्स का आयरन लेवल हमेशा कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। तो आप ये सारी चीज़ें ऐड करके सप्लीमेंटेशन तब ले सकते हो जब आपको लगता है कि आपका बहुत ही पुअर है, बट जब तक एक्सेस डेफिशिएंसी नहीं है, आप नेचुरल फूड से ओवरकम कर सकते मैम फीमेल के सबसे ज्यादा सवाल यही होता है हो। कि स्किन में ग्लो लाने के लिए क्या क्या चीजें खा सकते हैं, तो थोड़ी हमारे जो भी दर्शक देख रहे होंगे तो उनको ये चीज जरूर बता दो। स्किन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर, हाइड्रेशन। पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भी क्रीम और सिरम्स लगा लो, बट जब तक आप अंदर से पानी नहीं पियोगे ना, वो हाइड्रेशन आपके फेस पे नहीं आएगी। सो वाटर इज़ वन फैक्टर। क्लीन डाइट, देखो शुगर इज़ अ पॉइजन फॉर स्किन। मैं अगर बोलूँ तो जितना आप शुगर खाओगे ना, आपकी स्किन खराब होगी, एजिंग बढ़ती जाएगी। तो आप शुगर छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन में इफेक्ट दिखेगा। जितना भी फ्राइड फूड, ऑयली फूड है, वो भी स्किन को डैमेज करता है। तो जितना ही फ्रेश फूड आप खाओगे, जितना बेसिक कुक्ड खाना खाओगे, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेश फ्रूट्स बहुत फ़ायदा करता है स्किन के लिए। डेयरी से लोग भागते हैं, बट मुझे लगता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप जितना खाओगे उतना अच्छा आपकी स्किन का ग्लो बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ही मैटर करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्लीप, जिसे आप ब्यूटी स्लीप भी बोलते हो सब। तो स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड स्किन। ओके, तो ये थी मेरे साथ प्रियांशी भटनागर, जिन्होंने बताया कि आप कौन सी डाइट लेकर कैसे फेस पे ग्लो ला सकते हैं और कैसे अपने अंदर जो भी न्यूट्रिशन की कमी हमारी बॉडी को हो रही है उसे कैसा पूरा किया जा सकता है। प्रियांशी एक मॉडल भी रह चुकी है, तो उनका स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है, तो उन्होंने फिटनेस की टिप्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्रियांशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।